जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सोमवार 21 नवंबर 2022, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, विक्रम संवत 2079 पुण्याक अंक। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी लोगों का स्वागत है, हार्टी स्वागत है फ्रेंड्स। शुरू करते हैं। वैशाली में ट्रक से 15 लोगों को रौंदा। वैशाली में ट्रक ने 15 लोगों को रौंदा, 8 की मौत। राहत जरूरी दवाओं की सूची में पहली बार स्टेंट भी हुआ शामिल। दिल के रोगियों के लिए एक अच्छी खबर है, उन्हें स्टेंट के लिए मनमानी कीमत नहीं चुकानी होगी। इसकी कीमत पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जरूरी दवाओं की सूची में कोरोनरी स्टेंट को शामिल किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर यह कदम उठाया है। यह नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए कोरोनरी स्टेंट की कीमत तय करेगी। एनपीपीए मेडिसिन की प्राइस तय करती है। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी के अंडर आता है। ये अस्थायी राष्ट्रीय औषधि समिति एसएनसीएम ने 6 नवंबर को आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची एनएलईएम 2022 में बेयर मेटल स्टेंट बीएमएस और ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट डीईएस को शामिल करने की सिफारिश की थी। इसमें धातु डीईएस और बायोरेजिनेबल वेस्कुलर पॉड वीबीएस बायोडिग्रेडेबल स्टेंट शामिल है। एसएनसीएम की बैठक के ब्यौरे के अनुसार उपाध्यक्ष डॉक्टर वाई के गुप्ता ने कहा कि कोरोनरी स्टेंट को पहले एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर एक अलग अधिसूचना के माध्यम से एनएलईएम 2015 में शामिल किया गया था। सूत्र के मुताबिक समिति ने एनएलईएम 2022 पर अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि कोरोनरी धमनी रोग सीएडी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है जो मृत्यु दर से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोरोनरी स्टेंट को आवश्यक दवाओं की सूची में बने रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। सितंबर में भी 34 दवाओं की सूची में शामिल थी। इससे पहले 13 सितंबर को जारी आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में 34 नई दवाओं को शामिल किया गया था। इसमें कई कैंसरोधी दवाएं, एंटीबायोटिक और टीके शामिल थे। इस सूची में दवाओं की कुल संख्या 384 हो गई है। कीमत पर लगाम लगाने को स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अस्थायी राष्ट्रीय औषधि समिति ने 6 नवंबर को की थी, सिफारिश करी थी, इस पर निर्णय लिया गया है। क्या कुछ होगा, अपडेट ऐसे ही आता रहेगा आपके सामने। फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे साथ niranjan_das.official पे, यूट्यूब पे जुड़िए, व्हाट्सएप कीजिए। हमारा नंबर हमारी साइट पे बिल्कुल अवेलेबल है। साइट भी क्रिएट नहीं हुआ है, ऐप्स भी क्रिएट होना है, इस पर भी काम हो रहा है। इंस्टाग्राम पे आइए, फेसबुक पे जुड़िए हमारे साथ, ट्विटर पे जुड़िए, अपनी राय कमेंट जरूर भेजिए, जुड़िए, लाइक शेयर जरूर कीजिए, ध्यान दीजिए चैनल पे। आप लोगों का रुझान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एप्रिसिएशन मिलना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अप्रिसिएट करिए और भी अच्छा क्वालिटेटिव वर्क होगा हमारे चैनल पे। बच्चों की उपस्थिति 60% से कम तो शिक्षक पर कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा टास्क। बीईओ से लेकर डीईओ तक हर माह स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, रिपोर्ट सौंपेंगे। अनुपस्थित बच्चों के अभिभावकों से प्राचार्य और शिक्षकों को करना होगा व्यक्तिगत संपर्क। 75% उपस्थिति होगी अनिवार्य। स्कूलों को सुधारने के लिए जिम्मेदारी तय की गई है, तब जाके सैलरी मिलेगी। बेस्ट प्लस मोबाइल ऐप से होगा मॉनिटरिंग।
नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस समारोह के अवसर पर सरकारी विद्यालयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट प्लस बिहार ईजी स्कूल ट्रैकिंग प्लस बेस्ट प्लस का फुल फॉर्म देख लीजिए। बिहार ईजी स्कूल ट्रैकिंग प्लस ऐप का शुभारंभ किया है। शिक्षा विभाग के इसी ऐप के माध्यम से प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग का निर्णय लिया गया है। 10,000 से अधिक शिक्षक कर रहे बीएलओ का काम। शिक्षक से ये भी काम चुनाव समय में किया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, कश्मीर में लश्कर आतंकी को साथियों ने ही भून डाला। सहरसा पूर्णिया के बीच एक जोड़ी नई ट्रेन चलेंगी। सहरसा से सुबह 9:45 बजे खुलेंगी। मधेपुरा सहरसा पैसेंजर। सहरसा का अंक आप लोग देखते हैं, इसलिए ट्रेन की भी खबरें हैं। आफ्ताब के सुराग पर तालाब में मानव को क्राइम सीन है, जांच जारी है। कुछ भी कहना कठिन अभी, जो जिनका काम हो वो कर ही रहे हैं। बिहार में 6 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण के 2 प्लांट तैयार है। हर रोज 43 लाख लीटर से अधिक दूध का प्रसंस्करण हो सकेगा। किसानों को होगा लाभ। यहाँ कुछ डाटे समझने की बात है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ। समझने की बात ये है कि बिहार में 6 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण के 2 प्लांट तैयार हो गए। इस 2 प्लांट तैयार हो, इस यूनिट में सीतामढ़ी की दूध प्रोसेसिंग यूनिट है। इसकी प्रसंस्करण क्षमता रोजाना 4 लाख लीटर की है। रोजाना। वही पूर्णिया में भी नई प्रोसेसिंग यूनिट बनाई गई है। इसकी प्रसंस्करण क्षमता रोजाना 2 लाख लीटर है फ्रेंड्स। 2 लाख लीटर। और देखिए पूर्णिया की प्रोसेसिंग और सीतामढ़ी, यहाँ 2 जगह ये प्लांट तैयार किया गया है। ऐसा कहा गया है, क्या कुछ रियलिटीज़ है। जबकि भागलपुर में अवस्थित दूध प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता दोगुनी की गई है। अब तक इस यूनिट से हर रोज मात्र 1 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होती है। सच में ये प्रोसेस से प्रोडक्शन होता है या केमिकल प्रोसेस से तैयार होता है, क्या कुछ रियलिटी है, आप लोग देखिए। अब इसकी क्षमता बढ़ाकर 2 लाख लीटर रोजाना कर दी गई। इन तीनों यूनिट में दूध प्रोसेसिंग क्षमता विकसित होने से राज्य के लगभग 1 लाख किसानों को लाभ होगा। इतने किसान अब सहकारी समितियों के माध्यम से अपने दूध की बिक्री कर सकेंगे। अभी बिहार में 36 लाख लीटर रोजाना दूध प्रसंस्करण की क्षमता है। बिहार की क्षमता 36 लाख लीटर रोजाना। 2 नई यूनिट और 1 पुरानी यूनिट की क्षमता विस्तार के बाद हर रोज अब 43 लाख लीटर से अधिक दूध का प्रसंस्करण हो सकेगा। इन तीनों यूनिट का उत्पादन करने की तैयारी में पशु और मत्स्य संसाधन विभाग जुट गया है। बिहार में अभी 18 दूध प्रसंस्करण यूनिट है। इसमें 3 यूनिट झारखंड में अवस्थित है। इस यूनिटों से हर रोज 36.6 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग हो रही है। राज्य के किसान दुग्ध पालक अधिक से अधिक डेयरी में दूध लेकर अपनी आमदनी बढ़ा सके, इस नीति पर विभाग काम कर रहा है। क्योंकि जब तक दूध की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ती नहीं है, अधिक किसानों का दूध नहीं लिया जा सकता है। बिहार में कृषि रोड मैप के तहत हो रहे कार्यक्रम का असर अब दिखने लगा। कृषि रोड मैप के पहले बिहार में दुग्ध संग्रहण की क्षमता मात्र 4.79 लाख लीटर थी। अब यह 16.04 लाख लीटर हो चुके हैं। तीसरे कृषि रोड मैप में इसे 25.94 लाख लीटर करने का लक्ष्य है। इसी तरह दूध की बिक्री पहले मात्र 5.75 लाख लीटर हुआ करती थी। अब यह 17.7 लाख लीटर हो गई है, जिसे 31.66 लाख लीटर किया जाना है। दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता पहले 8.45 लाख लीटर रोजाना थी, जो अभी 36.6 लाख लीटर हो चुकी है। इसे 50.75 लाख लीटर रोजाना पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य में दुग्ध समितियों की संख्या पहले मात्र 6585 थी। दुग्ध समितियां
6585 थी, अभी 27,239 हो चुकी है, जिससे 28,191 करने का लक्ष्य है। इसमें महिला दुग्ध समितियों की संख्या 870 थी, जो अब 43 से 87 हो गई है। इसे 47-88 करने का लक्ष्य तय किया गया है। जबकि कृषि रोड मैप के पहले राज्य में कृषि गर्भाधान की संख्या मात्र 1119 थी, अब इसका लक्ष्य 4930 से बढ़ाकर 5317 कर दिया गया है, मतलब हो चुकी है। सीतामढ़ी, यहाँ दूध प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता रोजाना 4 लाख लीटर है। पूर्णिया में यहाँ के प्लांट में रोजाना 2 लाख लीटर दूध का होगा प्रसंस्करण। भागलपुर डेयरी प्लांट की क्षमता भी दुगुनी हो चुकी है। बिहार में दूध सरप्लस है, लेकिन यहाँ के पशुओं के लिए तो कोई, हमें नहीं लगता है कि कुछ विशेष खास न हॉस्पिटल्स है ना उसकी तरह से व्यवस्था है। हमें तो इस पे विश्वास नहीं हो रहा है क्या कुछ है। वंदे भारत में बिहार के लोक नृत्यों का दिखेगा जलवा। छात्र संघ का चुनाव देखिए, पीयू छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद प्रमाण पत्र के बाद अध्यक्ष आनंद मोहन, विक्रमादित्य सिंह, संध्या कुमारी, विपुल कुमार व रविकांत, यही सब है देश के भविष्य। कभी जो आज जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो कभी इस तरह के छात्र नेता हुआ करते थे। तो हमें लगता है भविष्य के कर्ता धर्ता देख लीजिए सामने में है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 98% पंचायतों की दावेदारी। इन 9 विषयों में मिलेगा पुरस्कार। गरीबी मुक्ति 1, हेल्दी पंचायत 2, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत 3, पर्याप्त जल पंचायत 4, साफ और हरी पंचायत 5, पर्याप्त स्व आधारभूत संरचना 7 वाली पंचायत 7, सामाजिक रूप से सुरक्षित व सुशासन वाली पंचायत 8, वुमेन फ्रेंडली पंचायत 9, मतलब चाइल्ड फ्रेंडली और वुमेन फ्रेंडली दोनों कैटेगरी में है। 8 राज्यों ने की 100% दावेदारी। 15 नवंबर के कट ऑफ डेट के आधार पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से अधिक दावेदारी प्रतिशत देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का है। छत्तीसगढ़, केरल, ओडिशा, सिक्किम, दमन एवं दीव, त्रिपुरा, गुजरात, तेलंगाना की सभी पंचायतों ने आवेदन किया है। बिहार की करीब 98% पंचायतों ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। यह दावेदारी ऑनलाइन की गई है और केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पुरस्कार के लिए तय सभी विषय थीम में अपने राज्य की पंचायतों ने इस राष्ट्रीय पुरस्कार की दौड़ में खुद को शामिल किया है। दरअसल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 मूल्यांकन अवधि 2020-21 के लिए देश की सभी पंचायतों से मंत्रालय द्वारा तय 9 विषयों थीम में किए कार्यों के आधार पर नामांकन मंगाया गया था। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 15 नवंबर तक की तिथि तय की गई थी। राज्य के पंचायती राज विभाग के 100% पंचायतों को पुरस्कार में भागीदारी को लेकर निर्देश जारी किया गया था। इस पर 8199 में से 7951 पंचायत और स्थानीय प्राधिकारों ने अपनी दावेदारी कर दी है। इस बीच पंचायती राज मंत्रालय की तिथि बढ़ा दी गई है। तो तिथि बढ़ गई है, बिल्कुल आवेदन करें और ये पुरस्कार लें जिस कैटेगरी में है। 9 कैटेगरी शामिल है फ्रेंड्स। ये पंचायतों को हमारी ओर से ये सूचना है। क्या कुछ होगा, किनको प्राइज मिलेगा, किनको कौन सा पुरस्कार मिलेगा, किनका स्थान कैसा रहेगा, देखने की बात होगी। पंचायती राज विभाग कितना सशक्त है। बुद्धू बक्से की बदलती दुनिया में बेशक टेलीविज़न खत्म नहीं हुआ, लेकिन जिस अर्थ में हम उनको हमारे समाज ने परिभाषित किया था, उस अर्थ में अपना वजूद काफ़ी तेज़ी से खो रहा है। हरजिंदर सिंह
वरिष्ठ पत्रकार, संपादकीय हिंदुस्तान का है। विज्ञान में हलचल, वैज्ञानिकों को होर का कुल मिलाकर अच्छा असर होता है। विज्ञान में युद्ध कौशल की नहीं, किसी देश की शुद्ध योग्यता की परख होती है। नथिंग एक्सक्लूसिव, कुछ खास नहीं है, नथिंग डिस्टिंक्ट फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। हैरी केन की टीम ईरान के लिए आज विश्व कप में अपने अभियान का आगाज करेगी। पहली बार दोनों टीमें भिड़ेगी। ईरान के सामने इंग्लैंड की मजबूत चुनौती। ग्रुप बी की कहानी है। यूएस वेल्स, हम लोगों ने देखा था। यूएसए है, वेल्स है, ईरान है, इंग्लैंड है ग्रुप बी में। भारत में भी चल रहा फुटबॉल का बुखार। टीमों की जर्सी और झंडों की बिक्री बढ़ी है। विश्व कप में इंग्लैंड के हालात देख लीजिए। ईरान एशियन फेडरेशन परिसंघ का हिस्सा है 6, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है फ्रेंड्स। इंग्लैंड बनाम ईरान आप देखिए 36 बजे। सेनेगल बनाम नीदरलैंड्स, ग्रुप ए का मैच। स्पोर्ट्स का देखिए। भारत में चल रहा फुटबॉल का बुखार चढ़ ही रहा है, बिल्कुल होना भी चाहिए। सूर्या के दम पर टीम इंडिया को अजय बढ़त है। विश्वनाथ वंशज सहित 8 भारतीय क्वार्टर फाइनल। विश्व मुक्केबाजी, गत एशियाई युवा चैंपियन विश्वनाथ, सुरेश और वंशज सहित 8 मुक्केबाजों ने युवा पुरुष एवं महिला विश्व मुक्केबाजी के 5वें दिन क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन की ला नूसिया में चल रही चैंपियनशिप में शनिवार रात चेन्नई के विश्वनाथ 48 किलोग्राम ने इटली के अत्रावियो सल्वाटोर को प्री क्वार्टर फाइनल में 5-0 से जीत ली। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली दूसरी नगा एथलीट है सौरो आधा सौ व महिला विधायकों की संख्या तिगुनी बढ़ी पर पुरुषों से काफ़ी पीछे। मोस्ट VVI यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। गुजरात विधानसभा की बात है। पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 13 महिलाएं जीत पाई थी, जबकि 169 पुरुष थे। 1998 में 4 महिला विधानसभा तक पहुंची थी। गुजरात में 182 सीटें। 2017 विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी थी। गुजरात के अंदर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 11% बढ़ा है। तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन उनकी सीट कम हो गई। गुजारा भत्ता पाने का हक। लिव इन रिलेशन में महिला को यदि उनका पार्टनर उसकी सहमति के बगैर छोड़ देता है तो वह कानून के अनुसार गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रखती है। लिव इन रिलेशन में पार्टनर की सहमति के बगैर अलग होने पर दिया जाने वाला मुआवजा पॉलीमेनी कहलाता है। टेक्निकल वर्ड है। लिव इन रिलेशनशिप में किसी भी बालिग को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपनी मर्जी के साथी के साथ रहने की आज़ादी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रिलेशनशिप की सही अधिकार दिए हैं। गौरव भारद्वाज, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 31 के तहत इस तरह के रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, आपका 21 वायलेशन नहीं होगा। बिजनेस, भारत में मंदी का असर नहीं होगा। राजीव कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने दुनिया में मंदी की जाने से जमा के मुकाबले खर्च और ब्याज दर दुगुने बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस साल मई में नीतिगत रेपो दर में की गई बढ़ोतरी के साथ ही प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों ने जमा के मुकाबले कर्ज के ब्याज दरों में क्या किया है? बढ़ोतरी किया है। लेख के मुताबिक मई से अक्टूबर 2022 तक नए जमाओं पर औसत सावधि जमा दरों में 0.48% की वृद्धि की है। इस अवधि में बैंकों ने कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर MCLR में 0.85% की बढ़ोतरी की। यह वृद्धि 1 साल की MCLR के लिए हुई है। MCLR दर सीमांत लागत आधारित ऋण
कोष की, बैंकों ने कोष की सीमांत लागत, जो उनका कोष है उसमें जो सीमा के अंत में लागत आधारित ऋण दर MCLR में 0.85% बढ़ोतरी की है। यह वृद्धि 1 साल की MCLR के लिए हुई है, 1 वर्ष के लिए। बैंक की इस कवायद का नुकसान सीधे तौर पर उपभोक्ता को रहा है। 1% 9% बढ़ाया गया। क्रमिक रूप से बैंकों ने खुदरा जमा दरों की तुलना में अपनी थोक जमा दरों में अधिक वृद्धि किया और थोक दरों में अधिक वृद्धि किया। 0.85 इजाफा बैंकों ने MCLR में मई से अब तक किया है। 0.48% ब्याज बढ़ाया सावधि जमा पर मई से अब तक। देखिए उपभोक्ता के लिए क्या है, इसके मायने क्या है समझते हैं। कर्ज महंगा होने और जमा पर कम ब्याज मिलने से उपभोक्ता को दोहरा नुकसान होता है। जाहिर सी बात है, यदि मई के पहले आपके होम लोन पर ब्याज दर 7% थी तो अब बढ़कर 7.85% हो गई। वही यदि FD पर 6% ब्याज दर मिल रहा था तो अब नई FD पर महज 6.48% ही ब्याज मिलेगा। जो 7 मिल रहा था वो कितना मिलेगा, 6.48 पर 6% ब्याज मिल रहा था तो अब नई FD पर महज 6.48% ही ब्याज मिलेगा। तो एक तरफ यदि नुकसान होता तो चलिए FD पे आपको बढ़ा भी तो दिया है। यदि आपका 7% था ब्याज दर आपके होम लोन पर, जब आपने बैंक से रकम लिया तो उस पर यदि प्रतिशत बढ़ा तो आपने जो बैंक को दिया उस पर भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई, तो रेशियो बढ़ाने का काफ़ी अंतर होता है। जनरली सही बात है, वो अंतर होने भी चाहिए। वो सिस्टम है, वो काम करता है तो उनका फंड, उनका सर्विस चार्ज तो देना ही पड़ेगा। कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर MCLR बैंकों की कर्ज पर वह ब्याज दर है, बैंकों की कर्ज पर वह ब्याज दर है जिस पर वह उपभोक्ताओं को होम और कार लोन समेत तमाम तरह के खुदरा कर्ज देते हैं। बैंक रेपो दर के आधार पर अपने कोष की लागत से इसे तय करते हैं। दिसंबर में फिर रेपो दर बढ़ने की आशंका है। दुनिया के अन्य देशों में महंगाई की स्थिति और वस्तुओं की आपूर्ति में बाधाओं को देखते हुए विशेषज्ञ दिसंबर की मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो दर में 0.25 से 0.50% की वृद्धि का अनुमान जता रहे हैं। ऐसा कहने में ऐसा होने पर बैंक कर्ज और महंगा हो सकता है, जिससे आपकी EMI में वृद्धि हो सकती है। मौद्रिक नीति में यदि बदलाव होता है तो आपका EMI तो बढ़ेगा ही, वो तो बढ़ना ही है। भारत में मंदी का असर नहीं होगा, ये राजीव कुमार जी कार्य उपाध्यक्ष नीति आयोग के पहले के अभिज्ञ। विदेशी मुद्रा भंडार में तेज इजाफा होगा। जबरदस्त बढ़ोतरी में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 11 नवंबर को $14.72 अरब बढ़कर $544.72 अरब पर पहुंच गया। $544.72 अरब पर पहुंच गया है। पिछले सप्ताह $1.09 अरब घटकर $529 अरब पर था। विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति $11.8 अरब बढ़कर $482.53 अरब हो गई है। देखिए दंडात्मक अपराधों पर GST नहीं लगेगा, जो उसका जो लिमिटेशन था कि इसको क्राइम में लिया जाएगा। देखिए कितना तक अमाउंट था। GST अधिनियम को करदाताओं के लिए सुगम बनाए सरकार से दंडात्मक अपराधों को हटाने में विचार कर रही है, जो IPC के दायरे में पहले से आते। एक अधिकारी ने जानकारी प्रस्ताव GST कमेटी के दायरे में कुछ अपराधों को बाहर करने लाया गया है। GST परिषद की अगली बैठक में रखा जाने और फंड भी दिया जाएगा। इतना से इतना तक में आप क्राइम करते तब भी इस पर FIR होगा, अदरवाइज बैठ के उसे सॉर्ट आउट कर ली जाएगी। चलिए क्या है नेक्स्ट, चलते 26 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। अब इसरो की ओर से जानकारी दी गई है कि वो 26 नवंबर को श्रीहरिकोटा के
ओशन सेट 3 और 8 लघु उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा। PSLV C-54 EOS-06 मिशन के तहत यह प्रक्षेपण किया जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अध्यक्ष एजेंसी ने कहा प्रक्षेपण के लिए शनिवार पूर्वाह्न 11:56 का समय निर्धारित किया गया है। पहले की तुलना 50 से कम। विवाह के बंधन में बंधी बाइडेन की पोती। पूछ दे कभी। वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पोती नाओमी बाइडेन पीटर नील के साथ विवाह बंधन में बंधी है। पीटर नील के साथ, जिसके दौरान जो बाइडेन भी मौजूद थे। पोती का नाम क्या था? नाओमी बाइडेन, पीटर नील। नेक्स्ट भास्कर। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी पॉक्सो के दायरे से बाहर। शादी पॉक्सो के दायरे से बाहर नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। नाबालिग मुस्लिम पत्नी से संबंध बनाना अपराध है। नाबालिग मुस्लिम पत्नी से संबंध बनाना अपराध है, बिल्कुल। मुस्लिम पर्सनल लॉ में है तो बहुत अच्छा। पॉक्सो पॉक्सो क्या है? बच्चों से संबंध बनाने से रोकता है, चाहे वह शादी की आड़ में हो या नहीं हो। पॉक्सो एक्ट यही कहता है फ्रेंड्स। GST कानून से बाहर होंगे, IPC के दायरे मान्य दंडात्मक का अपराध नहीं होगी। इसकी रकम पे जो तय होगी, कितना से इतना रकम के बीच में आप GST में फ्रॉड किए हो तो IPC की क्या चार्ज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये बात क्यों फैसला लिया जाएगा। किरण रिजिजू का यूटर्न प्लेट कॉलेजियम्स के लिए हुआ था। क्या हुआ था? रिजिजू का यूटर्न कॉलेजियम के हर फैसले का विरोध गलत है। ये आप देख लीजिए, कानून मंत्री हैं। यदि इनका स्टेटमेंट इस तरह से जाता है और शीर्ष अदालत को आपत्ति होती है तो ये एक अच्छी खबर नहीं है फ्रेंड्स। कॉलेजियम सिस्टम में त्रुटि तो है, ये बात हम सभी जानते हैं। त्रुटि तो है, क्योंकि ऐसे भी होनहार को मौका मिलने चाहिए जब उनके स्टडी करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम का जो निर्माण जो सदस्य होता है, जिनके रिकमेंडेशन पे जजों की नियुक्ति होती है, हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आगे के अंक में है, बिल्कुल डिटेल टू डिटेल। डोंट वरी। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, निर्माण क्या है, हिस्ट्री से लेके सारे। बहुत जल्द अगले सेशन में हम लोग मिलने वाले हैं, या अगले सेशन में या किसी न किसी सेशन में मिल ही जाएगा। लक्ष्य पहुँच करके ये अंक आप जरूर पढ़ें फ्रेंड्स। लक्ष्य का चलिए, भास्कर स्पोर्ट्स। सितारों के मैदान पर उतरने के साथ ही आगाज। अल-खोर स्टेडियम में मेजबान कतर और इक्वाडोर के मैच के साथ फीफा का रोमांच शुरू हो चुका है। वर्ल्ड कप में कौन सी टीम फाइनल में सबसे ज़्यादा हारी है? फाइनल में सबसे ज़्यादा अगर हारी है तो वो इंग्लैंड है। इसमें ब्राज़ील, नीदरलैंड, जर्मनी। नीदरलैंड बिल्कुल सही जवाब भी होगा इसका। फीफा वर्ल्ड कप में किस साल सबसे ज़्यादा फैंस पहुँचे थे? फीफा वर्ल्ड कप में किस साल सबसे ज़्यादा? तो हाल में ही पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा 2014 फिलहाल कहिए, 2018 में उससे ज़्यादा है और 2022 में उससे कहीं ज़्यादा है। चलिए, इसमें आप नीदरलैंड्स लगाइए, इसमें 2014 लगाइए। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल कितनी बार पेनाल्टी शूटआउट से जीता गया है?
पेनाल्टी शूट आउट से, पेनाल्टी शूट आउट में होता है कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स। दोनों टीमें जब बराबर पे एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी अगर बराबर पे होती है तो गोल पोस्ट पे 5-5 किक लगाया जाता है, जिसमें जिसका जितना बार गोल हो वो विजयी घोषित होती है। पेनाल्टी शूट आउट वही होता है। हॉकी और फुटबॉल दोनों में पेनाल्टी शूट एक ही तरह से होता है। गोल पोस्ट पे गोल किया जाता है, जो जितने बार गोल किया, क्योंकि उस समय में प्लेयर होता है किक लगाने वाली और गोल कीपर होता है। कोई भी मिडफील्डर नहीं, कोई डिफेंडर नहीं, कोई अटैकर नहीं, कोई नहीं होता बार। तो ये अब तक में कितने बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है। देखिए कुछ इसमें एरर हो भी सकता है, नॉट कन्फर्म्ड, थोड़ा जांच पड़ताल कर ले। 3 नंबर में फ्रेंड्स, ऐसे इनका आंसर अगले जो है, देखिए डे 1 का जवाब हमारे पास है ए का ए, 2 का सी, 3 का ए। हम लोगों का जवाब सही ही है। तो हम लोगों का एक का नेक्स्ट डे 2 का आंसर हमें मिलने वाला है नेक्स्ट अंक में। तो इसका 1 का हम लोगों ने बी लगा रखा है, 2 का ए लगा रखा है, 3 का हम लोगों ने सी लगा रखा है। तो BAC याद रखिए, BAC याद रखेंगे। हमें कुछ ना कुछ नेक्स्ट अंक में जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो BAC याद रखना है, तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी निर्णय पे पहुंच जाएंगे। BAC बैक BAC याद रखेंगे तो हम लोग एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। और वेरिएशन होती है, तो अब हमारा वीडियो देख सकते हैं, सारे वीडियो हमारे चैनल पे है ही, मैच करा सकते हैं जाके। चलिए, पिछले विजेता को मिले थे 310 करोड़। 2018 के बारे में बात है। 40 साल में 19 गुना तक बढ़ गई चैंपियन की प्राइस में। चैंपियन को $42 मिलियन करीब 343.31 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिलेगी। 40 साल में प्राइज मनी में करीब 19 गुना अधिक। 19 में इटली को 17.18 करोड़ मिले थे। 2018 में फ्रांस को 309, 2014 में जर्मनी को 285, 2010 में स्पेन, 2006 में इटली, 2009 में ब्राज़ील, 1998 फ्रांस का 8-8 का आंकड़ा, 1998 2018 8-8 का आंकड़ा देख लीजिए। फिर एक इधर फ्रांस अभी फ़िलहाल है क्या, 8-8 का आंकड़ा देख लीजिए। फ्रांस इटली 2006, जर्मनी 14 से 90 जर्मनी है। प्राइस मनी 35 से 90 करोड़ रुपये है। कतर वर्ल्ड कप की प्राइस मनी पिछली बार 326 करोड़ रुपये ज़्यादा पिछली बार से टोटल अमाउंट है। लीग से लेके फाइनल तक का प्राइस मनी की बात हो रही है। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए क्या कुछ है देश विदेश में आपके सामने। रोशनी और सर्दी का रोमांच है। लंदन मैजिकल विंटर वंडरलैंड के 15 साल पूरे हुए हैं। देश में अमेरिकी अस्थायी राजदूत नहीं, इससे उथल पुथल भरा दौर। चीनी हो या हिंदी, एक दूसरे से अलग तरह की भाषा, पर माँ और पिता शब्द उच्चारण में एक जैसे। दुनिया के किसी भी हिस्से में बोली जाने वाली भाषा में भले समानता न हो, कोई शब्दावृत्ति अलग होती है। चाहे वह जर्मन हो या चीनी हो या हिंदी, चीनी हो या हिंदी, सभी भाषाओं में माँ या हिंदी। अक्षरों के क्रम में तबादला किया जाता है। शब्दों को सांडेज शब्द हाल में अध्ययन के सामने आया कि भाषा में बावजूद स्पेनिश, यूनानी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी भाषा में बोलना एक जैसा ही।
सॉरी फ्रेंड्स। नथिंग एक्सक्लूसिव, आई डोंट थिंक सो। प्रभात खबर। 3 से अधिक निधि कंपनियों के पास आम लोगों के 200 करोड़ जमा, डूबने का है डर। सबसे ज़्यादा 85 निधि कंपनियां हैं पटना जिले में। राज्य के लगभग सभी जिलों में निधि कंपनी काम कर रही है। इसमें सबसे ज़्यादा 85 निधि कंपनियां पटना जिले में। दूसरे स्थान पर समस्तीपुर, तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर, चौथे स्थान पर वैशाली है। कार्यालय अनुसार इधर कंपनियों को पता गलत दिया हुआ, खुला से सर्वे करना होगा। भोली भाली जनता के अवैध रूप में पैसा जमा ले रही है। इन कंपनियों ने अब तक 200 करोड़ रुपये से अधिक राशि ले चुकी है। शतक से भारत जीता। दूसरी T20 मैच में न्यूजीलैंड को 65 रन से हरा दिया। वर्ष में 2 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा ने जुड़वा बच्चों को दिया है जन्म। पैरोल खत्म, फिर जेल गए पूर्व सांसद आनंद मोहन। बढ़ती जनसंख्या की गंभीर चुनौती। आशुतोष चतुर्वेदी जी, प्रधान संपादक, प्रभात खबर। माना जा रहा है कि देश की आबादी लगभग 135 करोड़ के आसपास होगी। बढ़ती आबादी का असर बहुआयामी है। जनसंख्या का देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ता है। इसके कारण खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होता है। बेरोजगारी बढ़ती जाती है। इतनी बड़ी संख्या के लिए बेरोजगार के अवसर उत्पन्न करना नामुमकिन है। सही बात है। 2.4 हम लोगों ने लास्ट ही देखी, इतना करोड़ हर साल युवा मार्केट में रोजगार के लिए आते हैं। हमने लास्ट सेशन में देखा था। इस कारण अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई थी। जमीन पर बोझ बढ़ा है, जिससे पारिवारिक संघर्ष को जन्म दिया है। पिछले सप्ताह दुनिया के 8 अरब के पार हो गए। यह आंकड़ा 2030 तक 8.5 अरब, 2050 9.7 अरब, 2021 तक 10.4 अरब हो सकता है। बढ़ती जनसंख्या गंभीर चुनौती। आशुतोष चतुर्वेदी, जरूर देखिए, आर्टिकल है कुछ डाटा आपको मिल जाएगा काम का। मित्रों, फुटबॉल विश्व कप की रंगारंग आगाज। दोहा विश्व कप फुटबॉल का रविवार को रंगारंग आगाज हुआ है। लक्ष्य के साथ आज सेनेगल को चुनौती देगी नीदरलैंड टीम। 65 रन से जीता है। देश विदेश में राहुल ने उस महिला संघ पद यात्रा की जो नर्मदा प्रोजेक्ट के खिलाफ थी। प्रधानमंत्री तो भाजपा जीतने की अपील। कांग्रेस के साथ नक्शा यात्रा में पाटकर के शामिल होने की कांग्रेस को है। सॉरी। गहलोत और पायलट खेमों में खींचातान फिर तेज। कहीं ऐसा न हो सिद्धू जैसा हाल न हो, किसी न किसी को इसी भुगतनी करनी पड़ी, ऐसा न हो। डीमेट खातों की संख्या में 41% की वृद्धि हुई है। रिटेल निवेशकों का बढ़ रहा रुझान। जीएसटी कानून से बाहर होंगे आईपीसी वाले अपराध। रेपो दर बढ़ने के साथ बैंकों ने 1.9% बढ़ाया EBLR। हम लोगों ने चर्चा किया बिल्कुल डिटेल्ड। भारत में मंदी का आशंका नहीं है। अगले वर्ष 607% दर से बढ़ेगी इकोनॉमी। जीएसटी राजीव कुमार जी का कहना है। दैनिक जागरण का अंक है गरीब देशों को मदद देंगे अमीर देश। लंबी बैठक के बाद तैयार हुआ विकसित देश। तापमान नियंत्रण पर कोई निर्णय नहीं। विश्व के
प्राकृतिक आपदा का शिकार होने वाले गरीब देशों की मदद का फैसला किया गया। इंग्लैंड को बढ़ते तापमान को दूसरी ओर झेलने वाले देशों के लिए इस तरह का निर्णय पहली बार लिया गया। रविवार सुबह तक चली लंबी बैठक में औपचारिक रूप से यह फैसला लिया गया, लेकिन प्राकृतिक आपदा के मूल कारण वायुमंडल में बढ़ रहे तापमान को नियंत्रित करने पर कोई औपचारिक निर्णय नहीं हो सका। न ही तेल, गैस और कोयले के उपयोग को कम से कम कोई रूपरेखा बनी है। 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने के लिए इन प्राकृतिक ईंधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। गरीब किया गया सहायता के तौर पर सामग्री नहीं धन मिलेगा। निर्णय में भारत स्वागत किया गया। आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन COP27 जो बाली में हुआ था, ये हम लोगों ने चर्चा किया था फ्रेंड्स। बाली शर्म अल शेख मिस्र में है। एक्सट्रीमली सॉरी। आयोजित 8 नवंबर को एक दिन के लिए बढ़ाया गया। नवंबर के दिन प्रतियोगिता चौपट में आने वाले गरीब देशों की मदद पर विकसित संपन्न देशों सहमत हो गए थे, लेकिन औपचारिक निर्णय नहीं हो सका था। रविवार 20 नवंबर को उत्तर के गरीब देशों की मदद पर औपचारिक निर्णय भी हो गया। भारत ने निर्णय का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से प्रतीक्षित कदम बताया। हाँ, काफ़ी समय से ये पेंडिंग था। चलिए, मोहर लग गई है। ताज़ा निर्णय गरीब के अत्यंत गरीब देशों के लिए लाभकारी ताज़ा निर्णय गरीब और अत्यंत गरीब देशों के लिए लाभकारी होगा। गरीब देशों के प्रतिनिधि के रूप में पाकिस्तान, मालदीव, कुछ अन्य देशों ने इस निर्णय का स्वागत किया। 12,000 से कुछ ज़्यादा आबादी वाले छोटे देश टुवालू वित्त मंत्री सेवेपेनियू ने इस तरह की सहायता के लिए 3 देशों से मांग कर रहे थे, लेकिन चलिए फाइनली देर आए दुरुस्त। इट गॉट साइंड। सहमति बन गई है, साइन हो ही जाएगा। होप सो। सावरकर पर बाली ही है। COP17 बाली में ही है फ्रेंड्स। सावरकर पर अनावश्यक प्रहार। भारत को खोखला करता मतांतरण मत देने में जो अंतरण होता है मतांतरण। एडिसन ने आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले उपकरण के बारे में बताया। 1877 में आज ही महान विज्ञानी थॉमस अल्वा एडिसन ने पहला फोनोग्राफ तैयार होने का ऐलान किया था। इसे ग्रामोफोन के नाम से भी जाना जाता है। आवाज़ को रिकॉर्ड कर फिर से सुना सकने में सक्षम इस उपकरण का सार्वजनिक प्रदर्शन उन्होंने 29 नवंबर को किया था। पहले रॉकेट की लॉन्चिंग के साथ भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में कदम बढ़ाया। 1963 में आज ही भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। इस दौरान अमेरिका का रॉकेट नाइक अपाचे लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग केरल के छोटे गांव थुम्बा से हुई थी। यही बाद में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बना। इस लॉन्चिंग की सफलता के 6 साल बाद इसरो की स्थापना हुई थी। देख लीजिए, प्रेमनाथ ने खलनायक के रूप में अदाकारी से जीता था दर्शकों का दिल। बॉलीवुड के 4 दशक तक उपस्थिति दर्ज कराने वाले अभिनेता प्रेमनाथ मल्होत्रा का जन्म 1926 में आज ही पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। 1948 में अजीत फिल्म से अभिनय की शुरुआत की। शुरुआत में नायक बने, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। फिर खलनायक बनकर आवाज़ और अदाकारी से दर्शकों का दिल बहलाया था। 3 नवंबर 1992 को उनका निधन हो गया था। राज कपूर नरगिस के साथ बरसात उसकी पहली हिट फिल्म थी। जानी मेरा नाम, आन, धर्मात्मा, तीसरी मंजिल उनकी हिट फिल्म में से एक थी। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, न कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीज़ों का रहस्य है। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।